हाँ जी बच्चे, आज देखो हमने जो टॉपिक करना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, क्या। अब जैसे देखो नाम से तो पहले आपको क्लियर होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि अपने फाइनेंस को मतलब अपनी मनी को क्या करना, ऐसे मैनेज करना कि जिससे हमें मैक्सिमम क्या है प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है मैक्सिमम वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का, कि अपने जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। मतलब कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स होंगे, मतलब शेयर बेसिकली होंगे, उनका मार्केट प्राइस क्या करना, इंक्रीज़ करना। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब एज यू ऑल नो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी कंपनी के क्या खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। अगर सपोज़ हमारी कंपनी है, अगर हम अपनी फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, प्रॉपरली उसको एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसों को, तो उससे हमें क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। क्लियर। तो वो जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे हमने क्या देना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। अगर हायर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी क्या होगा, हायर होगा, जिससे उनकी वेल्थ क्या है, मैक्सिमाइज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और वही सेम चीज़ है कि अगर हम किसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिसका मार्केट में स्टेटस क्या है, इंक्रीज़ हो गया। कैसे इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिकने लगे। क्लियर। और पूरी मार्केट में उसका क्या है, स्टेटस हाई हो गया। तो ऑब्वियस है कि उस जो कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे, मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब अगर सपोज़ हमने 100 के शेयर ख़रीदे हैं उस कंपनी के, ठीक है, तो अब उस कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब जो उस कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ अगर 100 में पहले शेयर मिलता था तो अब कितने में मिलेगा, 120 में मिलेगा। क्लियर। तो देखो वही सेम चीज़ है कि जैसे हमने अगर इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, तो जैसे जैसे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी कंपनी क्या है, अपग्रेड हो रही है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। इट मीन्स हमारी कंपनी का मार्केट में स्टेटस क्या हो रहा है, अप हो रहा है। मीन्स कि हमारी कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं मार्केट में। मतलब उनकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर करती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर, कि उनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब देखो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी क्या करेंगे, हमारी कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर। तो ये सबसे मेन फोकस हमने इसी चीज़ पर करना होता है कि कैसे हम अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करें। क्लियर। अब जैसे बोल रहे कि देखो दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी फंड बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। पता है कि कंपनी के फंड किसके होते हैं, शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही अपना पैसा लगाया होता है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। और उनको क्या चाहिए होता है, रिटर्न चाहिए होता है। जैसे देखो बोल रहे हैं कि इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्नड बाय देम डिटर्मिन्स देयर मार्केट वैल्यू और प्राइस। अब देखो मार्केट वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है। प्राइस जो तो उन्होंने पे किया है, ठीक है, सपोज़ उन्होंने, जैसे मैं 100 वाली एग्जांपल ले रही थी, 100 पे किया है, तो इस पर डिपेंड करता है कि इनको रिटर्न कैसे मिलेगा। जैसे उन्होंने 100 पे किया, सपोज़ कर लो मार्केट में हमारी कंपनी की वैल्यू डाउन चलेगी तो हमारे शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सपोज़ वो होगी 80 सॉरी, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई, 80। प्राइस हमने पे कौन सा किया था जब हमने शेयर्स खरीदे, वो था 100। क्लियर। तो इट मीन्स ये हमें लॉस है एक तरह का। तो वहीं अगर सपोज़ देखो 100 हमने प्राइस पे किया था हमारे शेयर्स के लिए, बट अगर हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चला, ठीक है, मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो मार्केट में हमारी शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर सपोज़ 120। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो हम रिटर्न अर्न करते हैं ना, वो किस पर बेस होता है हमारा, या तो मार्केट वैल्यू या हमारी प्राइस जो होगी। क्लियर। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या करता है, इंक्रीज़ करता है इफ़ द बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब देखो वो कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस है हमारी इक्विटी शेयर्स का, जैसे सपोज ये पॉइंट है, तो मार्केट प्राइस जो हमारे इक्विटी शेयर्स का इंक्रीज़ तभी होगा जब जो हमने डिसीज़न लिया है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो क्या हो, बेनिफिशियल हो। मतलब हमारी जो बेनिफिट है वो हमारी कॉस्ट से क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब सपोज़ अगर हमने किसी कंपनी में 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें क्या है, इन रिटर्न जो क्या है
3 लाख मिल रहे हैं मतलब एज अ प्रॉफिट, या फिर सपोज कर लो 2,50,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियस है, देखो अगर अपने पास सपोज हमारे पास पैसा है, अगर अपने पास देखो उसको पैसे को रखे रहोगे तो वो क्या है, कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसको क्या नहीं करते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। अब ऑब्वियस है कि बिज़नेस में सबसे मेन चीज़ तो यही आती है कि आपको रिस्क फैक्टर लेना ही पड़ता है, आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, तभी आप अपने पैसों को क्या करते हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ भी है ना, तो 100 रुपीज़ क्या है आपके, ना तो 1 रुपया बढ़ा सकते हैं और ना ही 2 रुपया बढ़ा सकते हैं, अगर आप उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप उसको इन्वेस्ट करो तो वो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कन्वर्ट होकर 110 रुपये मिल जाए या फिर 120 रुपये मिल जाए। तो वही चीज़ है, तो मार्केट प्राइस अगर हाई इंक्रीज़ तभी होगा, ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी कॉस्ट। क्लियर। तो अब देखो, जो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, चाहे वो मेजर बेसिस पर है चाहे वो माइनर है, ठीक है, चाहे हम छोटे डिसीजन ले रहे हैं या बड़े डिसीजन ले रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि अगर वो हमने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हो, मतलब वैल्यू एडिशन मतलब हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ मनी हमें उस पर क्या मिले, बेनिफिट मिले, तो ये आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। मतलब हमारी बिजनेस का जो वैल्यू है मार्केट में इंक्रीज़ होगी। जैसे देखो वो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट हमें करना है न्यू मशीन पे, ठीक है, हमने कोई न्यू मशीन लेके आनी है अपने बिजनेस में, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एम्स टू इंश्योर दैट द बेनिफिट फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द कॉस्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी मशीन लेकर आएँ, ठीक है, जिससे क्या है हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब प्रोडक्शन सपोज ज़्यादा हो उस मशीन से, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एक्सीड करे हमारी कॉस्ट से, मतलब हमारा खर्चा कम हो और हमें बेनिफिट क्या मिले, ज़्यादा मिले, तभी हमारी क्या है, वैल्यू एडिशन हो पाएगी, ठीक है। मतलब हमारी जो मार्केट शेयर है, मार्केट प्राइस है जो हमारी शेयर का, वो क्या है, बेटर हो सकेगा। क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो। जैसे आपको पता ही है कि जो शेयर प्राइस है मार्केट में, अगर आपकी बिज़नेस अच्छा है तो ऑब्वियसली उसका जो शेयर है प्राइस बेसिस पर वो क्या है, इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है। अगर देखो शेयर इंक्रीज़ होगा इट मीन्स प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए इट मीन्स डिविडेंड किसको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड आपका जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। अगर उनको ज़्यादा ऑब्वियसली डिविडेंड मिलेगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज, ठीक है। मतलब वेल्थ मतलब जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। उनको ज़्यादा है प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो थे कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ आती है दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन। अब हमने ये चीज़ तो कर लिया कि हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि कैसे हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। तो देखो बच्चे, उससे रिलेटेड आपके पास क्या होते हैं, 3 डिसीजंस आते हैं बेसिकली। ये देखो कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, सबसे पहले कि वो डिसीजन जो कंसर्न करता है आपका फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म, मतलब वो सब डिसीजंस जो किसके साथ रिलेट करते हैं, फाइनेंशियल मैटर, मतलब आपके बिजनेस जो अगर आपका फर्म है या बिजनेस है, ठीक है, तो उसके जो भी आपने फाइनेंस रिलेटेड वर्क होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, कि हमने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेना है। तो अब वही चीज़ है कि उस बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन के हम जो 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के आपके डिसीजंस होते हैं, उनको हम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि कहाँ से हम पैसा लें, ठीक है, कहाँ से हम पैसा लें, मतलब कैसे पैसा लें कहीं से भी। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पैसा लगाएं, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन मतलब कि जो एट लास्ट में प्रॉफिट हुआ उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर। अब देखो जैसे डायग्राम में प्रेजेंट करें, जैसे चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, क्लियर, तो ये सबसे क्या सोचेगा कि मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैपिटल में या फिर वर्किंग कैपिटल में। मतलब अगर तो देखो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में लाइक लैंड होगी, या कहीं पर हमने एज अ मनी ही मतलब कैपिटल ही इन्वेस्ट कर दी, या सपोज प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपकी होती है कैपिटल बजटिंग, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पे जब आप इन्वेस्ट करते हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो करंट एसेट पर, ठीक है,
लाइक डेटर्स हो गए हमारे, या फिर हमारी इन्वेंट्री स्टॉक हो गया, हमारा कैश हो गया। तो जब इन डे टू डे जो हमारी वर्किंग्स होती हैं, जब इन पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं करंट एसेट, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम पैसा लगा रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या हुआ, फाइनेंशियल डिसीजन में वो क्या लगा कि हमने कहाँ से हम फाइनेंस को जनरेट करें, ठीक है। अब देखो हमारा खुद का भी तो बिज़नेस है ना, हमने भी तो देखना है ना ये कि कोई ना कोई हमारे बिज़नेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि अगर हमने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेना है कि हम एज अ डेटर्स एज अ डिबेंचर्स लोगों से पैसा ले, या फिर एज अ इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों से पैसा ले, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन में ये आएगा। देन आता है आपका डिविडेंड डिसीजन की जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसमें से हमने डिविडेंड कितना बांटना है या और प्रॉफिट रिजर्व करके कितना रखना है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा इन्होंने इसको डायग्रामेटिकली शो किया। अब हमने क्या करना है, इनको इंडिविजुअली रिलेट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन आया आपका, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब वही देखो, जैसे वो बोल रहे हैं कि फर्म्स जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं कंपैरिजन टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर हमें जो फर्म के रिसोर्सेज होते हैं, या चाहे वो मनी रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के कंपैरिजन वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास सपोज कर लो 2 लाख रुपए हैं, तो वो हमारे लिए कम है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी नीड्स ज़्यादा हैं, जो नॉर्मली भी हम अगर करके आते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आए हैं, बट हमारी जो नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो हमें अपने क्या करना पड़ता है, स्कार्स रिसोर्सेज को उस अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो हमने क्या करना है, अपने स्कार्स रिसोर्सेज को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे, जब आप अगर आपके पास देखो 2 लाख है, तो अगर उसको आप सेव ही रखोगे तो वो आपके पास 2 लाख ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे, बिज़नेस में क्या करोगे, रिस्क फैक्टर लोगे, तो वो क्या है, आपको हायर रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे देखो, सो द फर्म क्या करना पड़ेगा, फर्म को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन मैनर विच जनरेट्स हायर पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स, ठीक है। कि मतलब अगर आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको क्या जनरेट करके देगी, हायर रिटर्न जनरेट करके देगी, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन होता है वो कंसर्न्ड करता है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट एसेट्स। मतलब कि हमने क्या करना है, अपने फंड्स को, मतलब अपने पैसों को डिफरेंट एसेट्स पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि हमें उनसे क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके। अब वो देखो डिफरेंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी, और करंट एसेट्स होती हैं। तो जब देखो, जब आप क्या करते हो, वर्ड इसमें आता है सबसे पहले तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दोनों सेम चीज़ है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन एक ही चीज़ होती है बच्चे। इन दोनों का मतलब यही है कि हम फिक्स्ड एसेट्स पर जब इन्वेस्ट करते हैं, तो देखो जब डिसीजन हम लेते हैं रिलेटिंग टू द टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स पर अपना जो क्या है इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये जो डिसीजन होता है ना, ये कौन सी कमिटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। तो आपको पता ही ऑब्वियस, अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो वो क्या होती है, नॉर्मली भी आपको फिक्स्ड एसेट का मतलब पता ही है, जो जिसकी जो क्या है आपका 1 साल से ज़्यादा का जो ईयर बेसिस होता है, मतलब साल तक आप उसको अगर यूज़ करते हो तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है। मतलब 1 साल से लॉन्गर पीरियड ही होता है उसका। अगर 1 साल से कम पीरियड है तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाती है। तो ऑब्वियसली है, फिर ये कौन सी कमिटमेंट हुई, लॉन्ग टर्म। मतलब अगर सपोज कर लो, अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो आपका किस में चलेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही चलेगा। मतलब फिर आप अपने उस इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं ले सकते, ठीक है, उतने टाइम पीरियड तक। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसीजन लिया टू इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी, या फिर लैंड बोल सकते हो, या किसी कंपनी में बोल सकते हो, कैपिटल पैसा लगाया है आपने। तो अब देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है, बहुत डीपली इसको सोच कर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर गलती से हमारा कहीं पैसा गलत हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इट मीन्स वो सारा पैसा हमारा डूब जाएगा, ठीक है, हमें लॉसेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस पर काफ़ी डीपली सोच कर ही हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये क्या इफ़ेक्ट करती है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन, ठीक है, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि देखो अगर कहीं आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियस है आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, लॉन्ग रन बेसिस पर ही मिलेगा। अब सपोज किसी ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया जो क्या है, लॉसेस में जा रही है अब,
ठीक है, पहले वो सपोज प्रॉफिट में थी, अब वो लॉसेस में जा रही है, तो कॉन्टीन्यूसली आपको क्या मिलेगा, लॉस ही सफ़र करने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आपको कॉन्टीन्यूसली क्या मिलेंगे, प्रॉफिट्स ही मिलेंगे। तो इसलिए इसको क्रूशियल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपकी लॉन्ग रन में अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। सेकेंड है, दिस डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व्स ह्यूज आउटफ्लो फंड्स। ऑब्वियसली है कि अगर देखो कैपिटल बजटिंग कर रहे हो तो ये तो है नहीं कि आप 50,000 या इतने की आप कैपिटल बजटिंग करते हो। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो करते हो वो लैक्स में ही ऑब्वियसली होती है। तो इसमें जो आपका फंड्स का आउटफ्लो जाता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो तो लैक्स या 2 लाख में भी नहीं करती, सपोज 5 लाख या 10 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मनी का आउटफ्लो है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये डिसीजंस क्या हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। जब आपको लगे कि आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो या अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हो। बट अगर तो नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कुछ टाइम तक आपको लॉस चल रहा है, फिर प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो डिसीजंस आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। लॉन्ग टर्म जो आपका बेसिकली डिसीजन होता है, क्योंकि रिलेट ही कर रहा है लॉन्ग टर्म के साथ, तो इसको आप इतनी जल्दी क्या है, चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। क्लियर। तो देखो जो कैपिटल बजटिंग ऑफ डिसीजन वही बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉपर आपको केयर चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बैड डिसीजन लिया गया रिलेटेड टू दिस तो आपको आपकी कंपनी को क्या है, एडवर्स सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ देखो क्या आती है आपकी वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये अब कौन से होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जब आप इन्वेस्ट करते हो करंट एसेट्स में, लाइक कैश में कर दिया या इन्वेंट्री या डेटर्स। ठीक है, अब देखो डेटर्स भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि डेटर्स से आपको क्या आना होता है, पैसा आना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि हम कौन से डेटर्स को, मतलब कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको हम उधार दें जहाँ से हमें क्या मिल सकता है, रिटर्न जल्दी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो आपकी जो डे टू डे वर्किंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम रिलेट करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ। तो इसमें देखो क्या इम्पैक्ट करता है आपका, सबसे पहले एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कि अगर तो आप देखो कैश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कैश का प्रोसीजर सारा देख लो, तो आपको प्रॉपरली उस चीज़ की मैनेजमेंट, मतलब आपको उसको प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री में कर रहे हो तो इन्वेंट्री को प्रॉपरली आपको मैनेज करना आना चाहिए, कि स्टॉक्स हमारे बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब रिलेट करते हैं विद डेटर्स की, मतलब ऐसे डेटर्स हों जिनसे हमें जो रिटर्न क्या है बहुत जल्दी मिले, मतलब ये ना हो हम ऐसे लोगों को मतलब उधार दें जो क्या है टाइमली रिटर्न ही ना करें। ठीक है, तो उससे क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आपकी ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली कैश को मैनेज करोगे, इन्वेंट्रीज को मैनेज करोगे, रिसीवेबल, क्योंकि मेन बेसिकली वर्किंग कैपिटल्स आपकी ये मेजर 3 होती हैं, तो इनको अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लोगे तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कम्प्लीटली साउंड चलती है, बिल्कुल सही चलती है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्किंग कैपिटल की बात नहीं है, सिर्फ कैपिटल बजटिंग की बात आ रही है जब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कि जहाँ आप पैसा लगा रहे हो। ठीक है, वेयर अ फर्म टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट, इट एक्सपेक्ट्स टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर अ पीरियड। अब देखो वही चीज़ है कि आपको कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा कि जब आप इन्वेस्ट करो, और इनफ्लो होगा जब आपको इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली देखकर ही हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। ये ना हो कि हमारा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो, अगर किसी कंपनी में हमारा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ह्यूज अमाउंट में रहा और इनफ्लोज हमें कम हो रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली है उस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो बेसिकली आपने देखना कि कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है या आपको आउटफ्लो कैश का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कैश फ्लो आउटफ्लो ज़्यादा है तो उन बिज़नेस में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर। रेट ऑफ रिटर्न, अब देखो सबसे पहले ये चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ऑब्वियस है जो भी प्रोजेक्ट या जो भी कंपनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दे रही है या आप खुद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, अपनी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको रिटर्न मिल रहा है 10%।
ठीक है। बट जो बी प्रोजेक्ट है उससे आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 12%, तो ऑब्वियसली आप कौन सा प्रेफर करोगे, बी प्रोजेक्ट प्रेफर करोगे। क्लियर। देन होगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब देखो कैश फ्लो के अलावा और रिटर्न्स के अलावा आपने ये भी देखना है कि जहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रॉपरली क्या है। ठीक है, कि उसके बारे में आप क्या करोगे, प्रॉपरली ये चीज़ चेकआउट करोगे कि जहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उससे हमें क्लियरली जो है वो रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, क्या जो हम क्या है जो सही क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, टोटल अमाउंट हम कितनी इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में। ठीक है, या उससे हमें कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा, या सपोज़ अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपरली देखना कि अगर हम इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो क्या हमें इन रिटर्न यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं। तो वो प्रॉपर आपने वो सारा ही क्राइटेरिया देखना होता है। ठीक है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बोलते हैं। तो आज बच्चे बस इतना ही है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के रिगार्डिंग। कल उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसीज़न करेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये आप अपने ध्यान देना कि अब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सपोज कर लो रिटर्न्स के लिए, या फिर खुद कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, खुद अपनी कोई और न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मेजर क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी है और मेन पॉइंट उसका क्या आपने देखना है कि मेरे रिटर्न कितना मिल रहा है। क्लियर। ओके बच्चे, थैंक यू।